हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से 11 अगस्त को सारी की सारी सिचुएशंस ख़राब होती हुई नज़र आई और लगातार पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो सांप्रदायिकता से बढ़ता हुआ चल गया, और जिस तरीके से एकदम से इस तरीके की खबरें और इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके के न्यूज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपके स्क्रीन्स के ऊपर आने लगे, भड़काऊ नारे लगने लगे, और न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया इस तरीके की सिचुएशन से पट गया, और लगातार जो है वो सिचुएशंस इस तरीके से बढ़ती चली गई कि हालात जो हैं वो ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा शहर जो है वो जलकर राख हो गया है। दोस्तों, अब इसके गुनाहगारों के ऊपर पूरी की पूरी गुनहगारों के जो है असलियत सामने आई है, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देनी है कि हम लोगों की जो यूपीएससी का जो ऐप है वो अपलोड हो चुका है। आप उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए जीएस की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें। टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इस समय पर जिस तरीके से मैंने अभी आपको छोटा सा वीडियो दिखाया, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि लगातार सिचुएशन इस तरीके से बिगड़ती जा रही थी कि ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा शहर जो है वो बर्बाद हो चुका है। तो मैंने उसके गुनाहगारों की एक लिस्ट बनाई है जो कि पूरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि सबसे पहले यहाँ बेंगलुरु वायलेंस के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी पार्टीज़ के ऊपर आरोप लगा है या किस तरीके से जो पार्टीज़ जो हैं वो दंगा करने के अंदर दंगा करती हुई पाई गई हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक पक्ष जो है वो पी नवीन का है, जो कि इस समय पर उस विधायक जो मिस्टर श्रीनिवासन है उसका भांजा है, जिसने एक पोस्ट डाली और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर भड़काऊ पोस्ट इसको माना गया। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद दूसरा अगर तरीका देखें तो इसके पोस्ट के ऊपर रिएक्शन करने वाला SDPI एक पार्टी है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समथिंग कुछ ऐसा इसका नाम है। और इसके जो मुजम्मिल पाशा इसके जो नेता हैं उनके बारे में पूरा बयान आया और आज के दिन ये गोल हैं। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने हिंसा भड़काने के लिए पैसे दिए। इस दोनों का रिलेशन सीधा सीधा सोशल मीडिया से है, तो एक बार इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि भारत में सोशल मीडिया का इस तरीके के हिंसाओं के अंदर क्या रोल हो सकता है। फिर स्टेट पुलिस आ जाती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर अपोजिशन पार्टीज़ आ जाती हैं, फिर मीडिया हाउसेज आ जाते हैं, और वहाँ पर खड़े वो लड़के जिन्होंने एक मंदिर को बचाया वो आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे देश के अंदर इस समय पर चर्चा में आ जाता है सेक्युलरिज्म के, इसकी किस तरीके से, इसकी वजह से किस तरीके से दंगे हुए, या सेक्युलरिज्म की वजह से किस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई। इसके ऊपर मैं कॉन्टिन्यूसली आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दूसरा चीज़ जो आप इसमें समझेंगे वो ये है दोस्तों कि इसमें कुछ ऐसी पार्टीज़ भी थी जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, थी बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन इन्हें इग्नोर किया गया। इसमें से वो 3 लोग जिन्हें पार्टी तो हैं लेकिन इनके ऊपर कभी किसी ने बहस नहीं करी। पूरी की पूरी मीडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 लोग, 3 men who died, 3 लोग जो मर गए, मोर देन 150 पर्सनस हु इंजर्ड, 150 से ज़्यादा लोग जिनको चोटें आई, और वो व्हीकल जिनके जलाए गए, जिनके व्हीकल्स जला दिए गए, वो भी अपने आप में एक पार्टी थी, लेकिन यहाँ पर इनका भी नाम नहीं जानता होगा कोई भी। इसमें अगर तीसरा देखेंगे तो एक कॉस्ट ऑफ एन FB पोस्ट, एक फेसबुक पोस्ट की एक कॉस्ट कि उसकी कीमत क्या निकली, तो 3 जिंदगियां खत्म हो गई। एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर 3 जिंदगियां खत्म हो गई, 2 पुलिस स्टेशन जलकर तबाह और बर्बाद हो गए, 200 गाड़ियां फूंक दी गई, एक घर फूंक दिया गया, 60 पुलिस वालों को चोटें आई, 150 लोगों को चोटें आई, घायल हुए, र्यूमर्स, अफवाहें फैली, डर फैला, और समाज के अंदर सोशल टेंशन पड़नी शुरू हो गई। तो असलियत में ये एक फेसबुक पोस्ट की एक कॉस्ट थी, एक कीमत थी जो इस तरीके से, और इसमें भी न जाने अभी क्या क्या कैलकुलेट होगा, कितना जला कितना बर्बाद हुआ, उसके ऊपर चर्चा अभी कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले वाले पार्ट के ऊपर आपके सामने आ जाता हूं कि सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं पी नवीन। और इससे पहले भी कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला किरदार है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सारे के सारे आते हैं। अगर आप इन सोशल मीडिया को देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कोई ना तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो रहे हैं,
जब तक कि आप पकड़ में ना आ जाएं और जब तक कि आप नज़र में ना आ जाएं, या जब तक कि आपके द्वारा डाली गई कोई पोस्ट या किसी के द्वारा डाली गई कोई पोस्ट कोई बड़े सिस्टम को ना हिला दे या कोई बड़ा रिएक्शन क्रिएट ना कर दे, तब तक कोई सिस्टम ना तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास, ना ही तो आपकी गवर्नमेंट्स के पास ऐसा कुछ है जो इनको कंट्रोल कर सके। तो सबसे बड़ी कमी या खामियाजा जो है वो सोशल मीडिया की कमज़ोरी का है, या सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी गलती सोशल मीडिया की कमज़ोरी की है, जिसके अंदर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सी चीज़ भड़काऊ है और कौन सी नहीं। और ऐसे में कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो ये डिसाइड कर पाए कि ये पोस्ट भड़काऊ है या नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हो सकता है एक मामले में बुरा लगे और दूसरे को वो ना लगे। तो ऐसे में सोशल मीडिया की कमज़ोरी और खासकर हमारे सिस्टम की कमज़ोरी यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। दूसरे में ऐसे में ऑथेंटिसिटी भी नहीं पता लगती कि वो पोस्ट असलियत में ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है या नहीं है, उसका फैक्ट चेक प्रॉपरली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, या वो प्रॉपरली फैक्ट है, मतलब वो प्रॉपरली फैक्ट जो है वो ठीक है भी या नहीं। इसी चीज़ का शिकार एक बेवकूफ़ नौजवान जो शायद पॉलिटिकल माइंडसेट का एक शिकार था या पॉलिटिकल बायसनेस, क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा कि एक राजनीतिक दल के साथ उसका संबंध था और उसकी पॉलिटिकल जो अप्रोच है वो भी किसी न किसी तरीके से उस पार्टी से बिलोंग करती होगी। ऐसे में उसने कोई पोस्ट डाली, हो सकता है उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा ये रहा हो, कि वोटों का ध्रुवीकरण हो, और वोटों का इस तरीके से ध्रुवीकरण हो कि अगले आने वाले चुनाव में उसको किसी तरीके का या उसके मामा को किसी तरीके का फ़ायदा हो जाए। हालांकि सिचुएशंस के ऊपर मैं नहीं जा रहा और ना मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में मालूम है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ प्लान हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नौजवान है इसके मामा को या जो विधायक हैं, एग्जिस्टिंग विधायक, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही ना हो और इसने भावावेश में आकर, इसने जोश में आकर वो पोस्ट डाल दी हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूरे तौर पर, अगर ये राजनीतिक नहीं है तो पूरे तौर पर ये जो जिम्मेदारी है ये व्यक्तिगत है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात की जा रही है तो इसमें बाकी जो पुलिस स्टेशन से लेकर बाकी 200 व्हीकल से लेकर इनकी क्या गलती थी, क्या गुनहगार थी, ये पता नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में एंट्री होती है अपने आप को धर्म का रक्षक कहने वाली SDPI के अंदर, और इसमें मुजम्मिल पाशा के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया, जिसके बारे में जिसने ये एक ट्वीट किया और ट्वीट्स की पूरी लिस्ट डाली, जिसके अंदर वो सारी पोस्ट भी डिलीट कर दी हैं, कि मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्ताखी, इस तरीके का जो है ट्विटर हैंडल चला है, ट्वीट चला, और लगभग 150 के करीब नवयुवक या 150 के करीब युवक जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इसका पूरा एनालिसिस करने वाला हूं कि सिचुएशन क्या है, लेकिन उससे पहले फैक्ट बाय फैक्ट या सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि गलती किसकी है और असलियत में मामला है क्या, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ यहाँ कौन है, कौन सच्चा कौन झूठा, ये सारा दूध का दूध पानी की पानी मैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। दोस्तों 150-200 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता पोस्ट क्या है, उन्हें नहीं पता पोस्ट किस लिए डाली गई, किसने डाली, कैसे डाली, लेकिन वो तो अपने आप को पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाले को तालिबानी तरीके से, ISIS के तरीके से, धर्मांधता के चलते, धार्मिक असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस के चलते खुद ज़्यादा से कड़ी सज़ा देना चाहते थे। हो सकता है उसमें हाथ पैर काट के छोड़ देते, हो सकता है बॉडी ऑर्गन्स के दूसरे बॉडी ऑर्गन्स का काट कर छोड़ देते, या हो सकता है उसे जान से मारकर ही छोड़ते। तो ये तालिबानी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को सच्चा मुसलमान कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पैगंबर के लिए लड़ रहे हैं। क्या पैगंबर ने ये शिक्षा दी थी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे इसी पूरी कहानी में एक किरदार और आएगा जो उन्हीं पैगंबर के फॉलोअर्स मिलेंगे और उन्होंने इनके बिल्कुल उलट एक पैगाम दिया है। अब सवाल मैं यहीं से इस बहस को लेकर जाने की सोच रहा हूं, या इस विषय को लेकर जाने की सोच रहा हूं कि असली पैगंबर के जो वंशज हैं या असली पैगंबर को मानने वाले कौन हैं। ये लोग जिन्होंने भावावेश में आकर उनकी शान में किसी ने गुस्ताखी की, उसको मारने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठी हुई और मॉब लिंचिंग, जिसे हमारे सोशल मीडिया के अंदर तबरेज़ आलम से लेकर अखलाक अहमद से लेकर और दूसरे मामलों के अंदर मॉब लिंचिंग की जो शोर मचा रखा था, क्या ये मॉब लिंचिंग थी या नहीं थी? उन सेक्युलर और उन लिबरल लोगों से पूछना चाहूँगा जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर या फिर टीवी चैनल्स के, जो नॉर्मली टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि ये सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। तो क्या ये मॉब जो इकट्ठी हो गई थी वो लिंचिंग के लिए तैयार थी या नहीं? सवाल उसके ऊपर भी है। दूसरा सवाल कि क्या ये सच में सच्चे मुसलमान थे या नहीं थे? सवाल इसके ऊपर भी है कि क्या
पैगंबर की शिक्षाओं में यही है कि मेरे नाम में थोड़ी सी भी अगर गुस्ताखी हो तो उसके लिए लड़ पड़ो, उसके लिए किसी की जान ले लो, 3 लोगों की जान ले लो, 150 से 200 लोगों को घायल कर दो, मार काट कर दो, आगजनी कर दो, तोड़फोड़ कर दो, सब कुछ कर दो, लेकिन जो मैंने पूरी शिक्षाएं प्रॉपरली दी हैं उसे फॉलो करो या ना करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो उन्होंने बेसिक भाईचारे के बारे में बताया, शांति के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, क्या ईमानदारी से उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं, वो इन जो 150-200 लड़के इकट्ठे हुए, इनमें से किसी को भी शायद नहीं मालूम होगा। और इनको लीड करने वाला एक जो लीडर, जो शायद पैसा देता हुआ भी, जो वीडियो पैसा देते हुए वीडियो भी आया है सामने, कि वो पैसे देते हुए भी दिखाई दे रहा है लोगों को पैसे बांटते हुए हिंसा के लिए। और ये माना जा रहा है कि वो जो पैसे बांटे जा रहे हैं वो हिंसा फैलाने के या हिंसा भड़काने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ये इनके धर्म के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि सच में उसी धर्म को मानने वाले हैं जिसकी रक्षा के लिए इन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उस विधायक के घर की तरफ बढ़ चलते हैं जिसके ऊपर आरोप था कि उसके एक रिश्तेदार ने पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है और उसको सज़ा दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये वहाँ पहुँचते हैं, घर को तोड़फोड़ करते हैं, मारधाड़ करते हैं और सब चीज़ें, और उसके बाद वो वहाँ से जब निकलना शुरू करते हैं तो एक र्यूमर फैलता है कि उनके भांजे ने अपने आप को पुलिस स्टेशन में छिपा लिया। अब यहाँ यही भीड़ उस पुलिस स्टेशन में जाती है। हालांकि इसमें SDPI से लेकर बहुत सारे दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो उनका ये दावा है कि असलियत में ये जो भीड़ थी ये बाद में गई है, पहले पुलिस स्टेशन के अंदर जो आरोपी था उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है और पुलिस का कहना यह था कि इस मामले को आपस में सुलझा लीजिए। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जब ये पूरा सोशल मीडिया से लेकर ये पूरी की पूरी कहानी जो है स्टेट पुलिस के पास पहुंचती है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट पुलिस का एक काम करने का तरीका होता है। पुलिस का काम यह है कि किसी भी तरीके की जस्टिस नहीं करती, ये सबको पता है। पुलिस का काम है अगर अपराध हुआ है, कोई कानून टूटा है तो अपराधी को पकड़कर न्यायालय के सामने पेश करना। इसके अलावा पुलिस 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकती। ये आपको और मेरे को समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है या मेरा अपना ये मानना है कि पुलिस का जो काम है वो ये कि अगर कोई कानून टूटा है तो उस अपराधी को या जिसके ऊपर शक है उस अपराधी को पकड़े और अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश कर दे और उसको फैसला कोर्ट करेगी। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। ऐसे में जो बाहर खड़ी हुई जो इंटॉलरेंट और धर्मांध हत्यारों की जो भीड़ थी, हत्यारे ही कहा जाएगा, हत्यारों की दंगाइयों की जो भीड़ थी, वो पुलिस के ऊपर ये दबाव बना रही है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो वो होते कौन है ये बताने वाले पुलिस को कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हालांकि पुलिस के ऊपर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस स्टेट की अब गवर्नमेंट के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं जो कि वहाँ उस समय पर एक ऐसी पार्टी की गवर्नमेंट है जिसे बीजेपी कहा गया और ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर आरोप है कि एंटी मुस्लिम है, या हो सकता है इसके ऊपर एंटी मुस्लिम होने का आरोप मढ़ना आसान हो और ऐसे में जानबूझकर पुलिस को इस कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि बवाल हो और ये जो मामला है ये और ज़्यादा बढ़े। या हो सकता है आने वाले समय में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उन इलेक्शंस में किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिले, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं और उसके बाद जो मामला है वो दलित बनाम मुस्लिम का बनता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है अगर इसमें किसी तरीके की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो। लेकिन यहाँ पर जो SDPI नाम की एक एनोनिमस सी पार्टी जिसके ऊपर दंगे फैलाने और दूसरे तरीके के आरोप काफ़ी ज़्यादा लगते रहे हैं और ये माना जा रहा है या इस पार्टी का खुद भी दावा है कि दूसरी पार्टियां खासकर बीजेपी जो है इनको किसी भी तरीके से ख़त्म करने पर तुली हुई है। मेरा मानना ये है कि दोस्तों इस मामले के अंदर भी इन्होंने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। पुलिस अपनी प्रक्रिया से चलती है, पुलिस के पास अपना प्रोसेस है और उस प्रोसेस में पुलिस किसी की नहीं सुनती, क्योंकि रियलिटी ये है अगर सही तरीके से काम किया जाए तो पुलिस जो है अपने आप में सिर्फ एक टूल है लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने का। ऐसे में पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का जो दावा है वो मुझे झूठा लगता है। हाँ, पुलिस स्टेशन का घेराव और दो पुलिस स्टेशनों के ऊपर पथराव और आगजनी तोड़फोड़ जो है वो किसी न किसी तरीके से उस भीड़ की मानसिकता को दिखा रही है जिसका कोई धर्म नहीं होता। मैं यहाँ पर भी मान रहा हूँ, अगर वो है तो वो गलत है, वो किस तरीके से है मैं उसे सिद्ध करने जा रहा हूँ। इसलिए अगर कोई हिंदू मुझे गाली बकना चाहता है तो वैसे तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद अपने डिसीजन पर पहुंचना कि असली कौन है, असली गुनहगार कौन है। अगला, जब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का नाम आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नो डाउट प्रेशर है, लेकिन
क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है वो लगभग रात को 10 बजे या 11 बजे के करीब 9 या 10 या 11 बजे के करीब टेंस होनी शुरू हुई और लगभग 2 बजे तक हिंसा चली है। तो 3-4 घंटे के अंदर जो हिंसा है इतना फास्ट, और क्योंकि ये रात का टाइम था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है छुट्टी कर गया है, जैसे भी एक सिचुएशन थी, स्टेट गवर्नमेंट का रोल इसमें यही था कि इसे थोड़ी और तेजी से स्टेप लेने चाहिए थे। जो हिंसा लगभग 3 घंटे के तक चलती रही उसे अगर आधे घंटे या छोटी मोटी झड़प के अंदर ही बदला वो कर देते तो शायद कंट्रोल हो जाती। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के धर्म का मामला था और जिस तरीके से धर्म के अंदर भड़की हुई जनता का मामला था, ऐसे में ये जल्दी से शांत होने वाला नहीं था और इतनी जल्दी डिसीजन लेना भी किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता, ये फैक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट का रोल अपना लिमिटेड, चाहे इसमें बीजेपी की जगह कांग्रेस होती, आम आदमी पार्टी होती, कोई भी होती, उसको अपना एक लिमिटेड स्टेप लेना होता है। वो सिचुएशंस को समझते हैं और सिचुएशंस को समझते हुए सिचुएशंस को उस लेवल तक जाने के बाद ही फायरिंग का ऑर्डर देते हैं जब उन्हें लगे कि या तो पुलिस थाना जलेगा या अब पुलिस वाले मरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ से और ज़्यादा बिगड़ने वाली है। ऐसी सिचुएशन में आरोप भले ही ये लगे कि इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया या गोली चलाने या सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन डिले किए, लेकिन इतना एक नॉर्मल प्रोसीजर का पार्ट है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एसडीपीआई का लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जब तक मामला होता और मीडिया के अंदर खबर आ गई तो दोस्तों यहीं से एक एनालिसिस शुरू होता है और बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं आपस में इनका एक पूरे का पूरा प्रोसेस को हम देखना शुरू करते हैं। जब ये केस बन चुका है, मीडिया में खबर आ चुकी है और सब चीज़ें, यहाँ से डिबेट शुरू हुई कि गलती किसकी, और अब यहाँ से नई नई पार्टियां जुड़ने लगी जिसमें अपोजिशन पार्टीज का नाम है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, जब इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो हर पार्टी से, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, दलीय राजनीति है, तो हर पार्टी से उसका पक्ष जानने की कोशिश की जाती है। दोस्तों यहीं पर आकर इन पार्टियों ने अपना सूडो सेक्युलरिज्म या घटिया जो राजनीति है उसको दिखाया और किसी ने भी कड़े शब्दों में इनकी निंदा नहीं करी, क्योंकि इनको पता था ये इनका वोट बैंक है और किसी का ये वोट बैंक है और किसी का वोट बैंक नहीं है। इसलिए जिसको इनके वोटों की ज़रूरत नहीं थी या जो इनके वोटों के ऊपर निर्भर नहीं है वो तो अपना कार्ड लेकर बहुत तेज़ी के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जिसको भी इसके वोटों की ज़रूरत थी, चाहे वो कांग्रेस हुई, चाहे बीएसपी हुई, चाहे एसपी हुई, चाहे ओवैसी हुआ, चाहे और एनसीपी हुई, चाहे मुलायम सिंह, चाहे लालू प्रसाद यादव या कोई भी ऐसी पार्टी जो कि इस जो ग्रुप है या मुस्लिम पक्ष है उसके वोटों के ऊपर डिपेंड थे, अगर उनके आप बयानों को सुनेंगे तो एक भी पार्टी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा नहीं करी और किसी तरीके से अपने आप को बचाकर निकालने के साथ साथ अपने आप को कोशिश करी है इन मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े दिखाई देने की और पूरी की पूरी बहस को टालने की कि ये रिलीजियस इंटॉलरेंस असलियत में मेजॉरिटी की तरफ है, माइनॉरिटी की तरफ नहीं है। यहाँ आप ये ना देखें कि मैं किसी एक पर्टिकुलर बीजेपी का या आरएसएस का पक्ष ले रहा हूँ, थोड़ी देर में इनकी भी गलती मैं दिखाने वाला हूँ, अभी रुकिएगा ज़रा। तो कोई भी कमेंट करने से पहले, गाली बकने से पहले रुकिएगा ज़रा। अभी फिलहाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस का अपना पक्ष ये कि नहीं करना चाहिए, हर कोई एक बहुत ही बैलेंस्ड पक्ष इस तरीके से रख रहा है और सबसे बड़ी बात ये वो लोग रख रहे हैं जिनके ऊपर तबरेज़ आलम से लेकर अखलाक अहमद से लेकर और जो गोधरा के दंगों से लेकर जितने भी दिल्ली दंगों से लेकर हर मामले के अंदर जोर शोर से क्रिटिसिज्म खुल के किया जाता था और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हर तरीके से जो है वो मेजॉरिटी को गालियां बकने के लिए और अपने आप को एक होड़ में शामिल करने के लिए कि हम सबसे ज़्यादा सेक्युलर हैं, इन्होंने इस तरीके की सिचुएशंस रची कि आज के दिन इनकी ज़बान नहीं खुल रही और किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म इन लोगों ने, इन पार्टियों ने नहीं किया, और अगर थोड़ा बहुत किया भी तो सिर्फ ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अपोजिशन पार्टियाँ भी दलगत राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते अपना बिल्कुल दलदल में खड़ी हुई हैं और या फिर यूं कहें कि एक तरीके से अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद की गुस्ताखी के नाम पर दंगा करने वालों के साथ खड़े हुए ना दिखाई दे तो कम से कम उनका विरोध करते हुए भी ना दिखाई दे। यहीं से आपके देश के अंदर बायसनेस शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर गलत को गलत और सही को सही कहने वाले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन यहीं पर मजबूरी तब शुरू हो जाती है दोस्तों जब इनको अपने वोट ज़्यादा दिखाई दे रहे होते हैं और धर्म को इन्होंने राजनीति के सर पे बिठा रखा है और धर्म को राजनीति के दिमाग में उतार रखा है और हर तरीके से उतार रखा है। दोस्तों
दोस्तों यही जो सिचुएशंस हैं वो आपको खराब होती हुई नजर आती हैं। अपोजिशन पार्टी का रोल यहां बहुत बेकार है और सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगला रोल आता है मीडिया हाउसेस का। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल जिन्होंने शाम के टाइम, अगले दिन यानी 12 अगस्त को शाम के टाइम डिबेट रखनी शुरू करी। मैं दोस्तों 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग सभी डिबेट्स को देखा। मैं उन डिबेट्स में देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए जो बैलेंस्ड बात करे, जो तरीके की बात करे। अगर आप इन लोगों के मीडिया हाउसेस के पैनलिस्ट को देखोगे तो एक तरफ से बीजेपी के बंदों को बुला रखा होगा, कांग्रेस के लोगों को, एसपी बीएसपी, और सारे वो रणबांकुरे होते हैं जो वुल्फ वॉरियर जिन्हें कहा जाता है, जो बहुत ही एग्रेसिवली बिना किसी शर्म के, बहुत ही बेशर्मी से, बहुत ही निचले स्तर पर उतरकर एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं और अपने आप को अपने पक्ष के हिसाब से बचाकर सारा का सारा ठीकरा दूसरे के सर फोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाहे इसमें कांग्रेस की राजनीति देखें, कांग्रेस वाले अपने विधायक के नाम पर बीजेपी को गालियां बक रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी को गालियां बक रही हैं। और बीजेपी क्योंकि अपने आप को बहुसंख्यकों के साथ जोड़ के दिखाना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है इसे यहाँ पर जो दंगाई पक्ष है उसकी ज़्यादा कड़ी से कड़ी आलोचना करने का इनको मौका मिला हुआ है। दोस्तों असलियत में ये लोग जो भी बयान दे रहे हैं, और तीसरा एक इस्लामिक स्कॉलर्स के नाम पर 2-4 बाकुनों को बुलाया गया था या 2-4 बयानवीरों को बुलाया गया था और जानबूझकर उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे और जानबूझकर वो ऐसी सी हरकतें कर रहे थे कि वो पूरे का पूरा ठीकरा जो है वो बहुसंख्यक वर्ग की जो पार्टी है उसके ऊपर यानी बीजेपी के ऊपर फोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जानबूझकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, जानबूझकर उनके ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे जिससे दोनों के दोनों पक्ष भड़के। वो ये बयान इस तरीके से दे रहे थे कि उन्हें ऐसा लगे कि जो मुस्लिम पक्ष है उसे तो लगे कि वो उनके सबसे बड़े रक्षक हैं, वो टीवी डिबेट्स में उनकी रक्षा कर रहे हैं और उनकी बात रख रहे हैं, और हिंदू पक्ष को लगे कि ये सबसे ज़्यादा गलत बोल रहा है और हो सकता है ये हिंदुओं के विपक्ष में ही बोल रहा हो। जब ये सिचुएशन आ चुकी है, जब ये बयान वीर जो हैं इनकी ये जो सिचुएशन आ रही है, इनमें से कोई भी ना तो मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े एंकर्स ने एक तरीके से छोटी सी भी कोशिश करी हो। ये भड़काऊ बातें, उत्तेजक बातें कर रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा उत्तेजक बातें, पूरा का पूरा 8 से बल्कि 5 बजे से बहस शुरू हो गई तो 5 बजे से 11 बजे तक इतनी ज़्यादा उत्तेजक बातें की गई कि आप अगर देखेंगे तो हर किसी के दिमाग में यही बात जाएगा कि हिंदू के दिमाग में जाएगा कि सारी गलती मुस्लिम्स की है, ये लोग टॉलरेट नहीं करते और ये लोग दंगाई हैं, XYZ, तालिबान और ISIS। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम्स हैं वो ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिंदू हैं हमारे जो पैगम्बर मोहम्मद है इनकी गुस्ताखी करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। असलियत में इन लोगों ने, राजनीतिक दलों ने तो फुल ऑन राजनीति करके अपना अपना पक्ष जो है वहां पर ले जाके खड़ा हो गए। यहां पर ये जो मीडिया हाउसेज हैं इन्होंने भी कम रोल प्ले नहीं किया, इन्होंने भी अपने राजनीतिक आकाओं के, पॉलिटिकल सिनारियो के चलते या पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के चलते अपने आप को उस तरीके से ढाला कि जानबूझकर बहस का वो नतीजा निकालने की कोशिश करी कि जिसको फायदा हो, जिससे इनके राजनीतिक आकाओं को फायदा हो। अपनी टीआरपी बढ़ाने और अपने राजनीतिक आका को फायदा पहुंचाने के अलावा इन मीडिया हाउसेस में से किसी ने भी कुछ नहीं किया और सही और सच की तरफ निकलने की या सही और सच को ढूंढने की कतई भी कोशिश नहीं की, जरा सी भी कोशिश नहीं करी। ऐसे में सबसे ज्यादा इसमें कोशिश की गई इस यंग बॉयज के उन ग्रुप्स को दिखाने की जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर के सामने खड़े हुए और दंगाइयों से उस मंदिर को बचाने की कोशिश करी। दोस्तों यहां सबसे ज्यादा इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा सराहनीय और सबसे ज्यादा साहसिक अगर काम किया तो इन यंग बॉयज का था जिन्होंने इस तरीके का काम किया, इस तरीके की ह्यूमन चेन बनाकर धर्म का परिचय दिया। यहीं से हिंदुस्तान की पहचान नजर आती है। लेकिन असलियत में हिंदुस्तान की पहचान तो नजर आती है, लेकिन कौन सी पहचान? फिर दोबारा हम उस बहस पर पहुंच जाते हैं जो कि मैं पिछले दिनों कर रहा हूं कि सेक्युलरिज्म नहीं, हमारा देश यहां सेक्युलर है ही नहीं। हमारा काम तो धर्म के नाम पर हो रहा है, तो हम धर्मनिरपेक्ष कैसे? हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। यहां एक भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यहां ये जो दंगाई हैं ये भी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, पुलिस भी धर्म के नाम पर देखकर एक्शन ले रही है, रूलिंग पार्टी भी धर्म के नाम पर काम कर रही है, अपोजिशन पार्टियां धर्म को देखकर अपना स्टैंड ले रही हैं और ये लोग भी, लड़के भी अपने धर्म के अनुसार डिसीजन ले रहे हैं। तो हम धर्मनिरपेक्ष कैसे?
हमारा यहाँ जो कंसेप्ट है, या हम लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, या जहाँ पर सब चीज़ें हैं, वो है सर्वधर्म समभाव। जिस कंसेप्ट के ऊपर हम काम करते हैं, या हमारा ये जो सारा का सारा, ये लड़कों ने, जो यंग लड़के थे, उन्होंने जो कंसेप्ट, जो जिस चीज का परिचय दिया, वो है सर्वधर्म समभाव। वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये पूरा जो प्रकरण दिखाई दिया है वो धर्म के नाम पर है, और जब सब कुछ धर्म के नाम पर है तो आप धर्म से निरपेक्ष नहीं रह सकते। तो इन्होंने किस चीज का परिचय दिया? उन्होंने इस चीज का परिचय दिया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इन्होंने जो किया वो भी धर्म से रिलेटेड था, इन्होंने जो किया वो भी धर्म था, उनके धर्म का हिस्सा था, और जिस धर्म को बचाया वो भी एक धर्म था। असलियत में ये सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, सद्भाव जो हमारे अंदर भरा हुआ है, उसकी भावना जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। अब सवाल यहां उठता है कि असली में जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, उस पैगंबर मोहम्मद के असली रक्षक या असली बच्चे कौन, या असली फॉलोअर्स कौन? वो दंगाई जिन्होंने सिर्फ उनकी गुस्ताखी के नाम पर इतना सारा नुकसान किया। कॉस्ट ऑफ फेसबुक पोस्ट अगर देखें तो इतना सारा नुकसान किया। तो क्या वो दंगाई असली मुसलमान थे, या फिर ये यंग लड़के जो हैं ये असली मुसलमान थे, जिन्होंने अपने धर्म का परिचय देते हुए दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान दिया जितना कि इनके लिए अपना सम्मान है? उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट को, जो क्या थी शायद इनमें से किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन उस पी नवीन की उस फेसबुक पोस्ट को ध्यान से देखने की जगह उसे एक पर्सनल व्यक्ति का कृत्य माना, ना कि पूरे के पूरे धार्मिक समुदाय का। तो असली में किसी भी टीवी चैनल की डिबेट के अंदर, किसी भी मीडिया हाउस की डिबेट में आपको ये चीज तो नजर ही नहीं आई होगी। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा वाला पक्ष ठीक है, तेरे वाला गलत है। अगर मेरे वाले ने गलती भी करी तो वो तेरी वजह से करी, वरना वो गलती होनी ही नहीं थी। ये चीज की बहस थी। एक जगह पर भी ये नहीं कहा गया कि ये जो लोग थे जिन्होंने दंगा किया, जो भक्षक थे, जो मतलब अत्याचार, वो हत्यारे थे, जो भीड़ थी, दंगाई थी, ये सब चीज़ें, इनमें से किसी ने उसकी क्रिटिसिज्म नहीं किया। क्रिटिसिज्म बहुत इस तरीके के हल्के शब्दों में किया। एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इनका धर्म नहीं था, ये मुस्लिम नहीं थे। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। वो ये मानते हैं कि ये मुस्लिम थे। अरे वो मुस्लिम थे तो ये कौन थे भाई? असलियत में असली धर्म को मानने वाले सच्चे मुस्लिम या सच्चे लोग ये लोग थे जिन्होंने दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान किया जितना अपने धर्म का किया, लेकिन उनकी मुसीबत क्या है? इन यंग लड़कों की मुसीबत क्या है जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाई? कि ये बहुत कम है। ये अपने ही उस समुदाय में, जो सच में समुदाय है भी या नहीं, क्योंकि कोई समुदाय एक जैसा नहीं होता, होमोजेनियस नहीं होता, ये अपने ही समुदाय में, एक ही नाम वाले समुदाय में अल्पसंख्यक हैं। ये अपने ही समुदाय में अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि ये अपने ही समुदाय में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। नाम इनका किसी को नहीं पता, किसी ने इनका कोई इंटरव्यू नहीं लिया, किसी ने इनको कोई पहचान नहीं दी, और हो सकता है आगे इनको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी ना मिले। हो सकता है इनको टॉर्चर ही किया जाए एक आधे बंदे के द्वारा, इसी तरीके के कोई भड़काऊ भाषण देने वाले। अब मेरा सवाल यहां से आगे बढ़ता है। चलो ये लोगों का तो मैंने एक धर्म पता लग गया कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो सबसे सच्चे इंसान थे वो ये लड़के खड़े हुए थे जिन्होंने दूसरे धर्म को अपने बराबर माना, सर्वधर्म समभाव की एक भावना को आगे बढ़ाया और उसी हिसाब से पूरी देश को एक पहचान दे दी। लेकिन समस्या इससे आगे है, उन बयान वीरों से है जो कि अभी भी अपने पक्ष, खासकर इन दंगाइयों को जिन्हें वो मुसलमान कह रहे हैं, उनको सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल उन रणबांकुरों से, उन बयान वीरों से सबसे है जो अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए बहुत ही तर्कहीन तरीके के तर्क दे रहे हैं, बहुत ही आधारहीन तर्क दे रहे हैं, और एक बहस में सिर्फ एक चीज के ऊपर उछाल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसे किया इसलिए ऐसा हुआ, और वो हिंसा को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सवाल यहां से शुरू होता है, यदि ये हिंसा जायज है, मेरा मानना यह है ये जो दंगाई हैं ये इस प्रकार की जात, इनका धर्म कोई मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार के जो दंगाई हैं वो हिंदू धर्म में भी मिलेंगे।
इसी प्रकार के दंगाई सिखों में भी मिलेंगे। और ये जिस तरीके का दावा करते हैं कि ये किसी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वास्तव में ये किसी धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। ये या तो अपनी राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, या कुछ और, जो भी इनका अपना एक कारण रहा हो, लेकिन कम से कम ये धर्म नहीं है इनका। इसको अगली फॉर्म में अगर आप देखें तो सवाल ये है कि अब असलियत में एक जो बहस आती है, या इस तरीके से जो भी एक अफवाह फैलती है, अब ये जो अफवाह है ये इस तरीके से इतना ज़्यादा डैमेज क्यों कर जाती है, और ये लोग एकदम से बाहर कैसे निकल के आते हैं, और कैसे इनके अंदर हिम्मत आ जाती है कि पुलिस स्टेशन तक को जला दिया जाए। तो इसके ऊपर अगर आप बहस देखेंगे तो सबसे पहली बात, ये लोग आक्रामक हैं, एग्रेसिव हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दंगाई हैं, और सबसे बड़ी बात इनकी मानसिकता खराब है। मानसिकता खराब क्या है कि मानसिकता के अंदर इनको बिठा दिया गया है कि आपका धर्म आपके देश से भी बड़ा है। इसलिए जब ये दंगा कर रहे होते हैं, मारकाट कर रहे होते हैं, आगजनी कर रहे होते हैं, तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, तो इस समय ना तो इन्हें अपने देश की समझ में आ रहा होता कि आपका देश कोविड से लड़ रहा है, इसे ना ही आपके देश के बारे में ये समझ में आता कि वो बॉर्डर पे लड़ रहा है। इन्हें सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरा धर्म है जो मेरा, वो देश से बड़ा है, और धर्म क्योंकि देश से बड़ा है इसलिए इस धर्म के लिए मैं इस देश को जला सकता हूँ। और ये दंगाई किसी भी फॉर्म में होते हैं, जरूरी नहीं है ये दंगाई है यहाँ पर ही हो। बेंगलोर के केस में अगर ये मुस्लिम टोपी या स्कल कैप पहन के घूम रहे थे, तो दिल्ली के केस में या दूसरे केस में ये कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म में घूम रहे होंगे, तिलक लगा के या किसी भी दुपट्टे को लेके। असलियत में इनका कोई धर्म नहीं है, धर्म है इनका दंगा करना। फ्रस्ट्रेटेड हैं ये लोग, माइंड सेट है ये, रिलीजियस इंटॉलरेंट हैं। वास्तव में धार्मिक असहिष्णु लोग ये लोग हैं, और किसी एक पार्टी पे इस पे ब्लेम नहीं कर सकते। सारे के सारे इस हमाम में सभी नंगे हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। सबके ऊपर आरोप है कि सबने इस तरीके की मानसिकता लोगों के अंदर भरी है। ये धार्मिक रूप से असहिष्णु लोग हैं। दूसरी बात, इनका पुलिस सिस्टम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पुलिस के ऊपर इनको भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कानून इन्हें पता नहीं है, प्रक्रिया इन्हें पता नहीं है, और जिसे पता है वो जानता है कि यार इससे राजनीतिक फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन लोगों को भड़काया जाता है और पुलिस के खिलाफ रोष भरा जाता है, और यह कहा जाता है कि पुलिस सरकार के अनुसार काम करेगी और सरकार तुम्हारी नहीं है, इसलिए जितना तोड़फोड़ कर सकते हो करो, जितनी मारकाट मचा सकते हो मचाओ। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात अगला ये कि इन्हें पुलिस व्यवस्था पर का डर भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि इन्हें पता है अगर पुलिस में गिरफ्तार कर भी लिया तो या तो लचर कानून व्यवस्था है, लचर न्याय व्यवस्था है, और उस लचर न्याय व्यवस्था के चलते ये लोग आज नहीं तो कल बेल मिल जाएगी और बच निकलेंगे। और दूसरा, इन्हें यह भी पता है कि नाम निकलवाना ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। पुलिस व्यवस्था के ऊपर जो नेता हैं उनका ज़्यादा कंट्रोल है, और किसी ना किसी नेता को कुछ ना कुछ लालच देकर या किसी ना किसी नेता से कुछ ना कुछ वादा करके अपने नाम को निकलवाया जा सकता है। ऐसे में इन लोगों को न्याय व्यवस्था के ऊपर भी और पुलिस से डर ज़्यादा भी नहीं लग रहा, और अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि किसी ना किसी नेता से सांठ-गांठ करके अपना नाम इस पूरे केस से निकलवाया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात, और यही एक कारण है कि इनके अंदर पेशेंस नहीं रहता, जागरूकता नहीं है। जैसा वो नेताजी, इनका नाम निकलवाने वाले नेताजी इनको जो कहेंगे, भड़काऊ भाषण देंगे या 100, 200, 500 रुपए के अंदर ये तोड़फोड़ कर देंगे। इन्हें ये दया बिल्कुल नहीं आएगी कि जिस इंसान की गाड़ी जलाई जा रही है या जिसकी बाइक जलाई जा रही है, क्या वो उसकी रोजी रोटी का साधन तो नहीं? क्या वो दुकान जो जलाई जा रही है, क्या वो रोजी रोटी का साधन तो नहीं? वो जो मारकाट मचाई जा रही है कि कहीं उसमें जो 3 लोग मरे हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा? कहाँ से खाएंगे वो लोग? इन दंगाइयों को, इन जानवरों को, इन जाहिलों को जो सभी धर्मों में मौजूद हैं, किसी से मतलब नहीं है। 3 लोग कैसे खाएंगे? 3 लोगों का घर कैसे चलेगा? उनके माँ बाप का, उन लोगों की बहनों का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का क्या हाल होगा? इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दंगाई हैं। इनका धर्म दंगा करना है, और ये लोग राजनीतिक गिद्धों के मतलब अस्त्र हैं जिनको डर फैलाना है, और उसी डर के चलते आप लोग इन नेताओं की तरफ देखते हैं। उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां तभी तो सेकनी है। उन्हें वो धर्म के ऊपर बांट के, और इससे धर्म के आधार पर ही बटे हैं। और टीवी के ऊपर इन्होंने रणबांकुरे जो छोड़ रखे हैं, जो प्रवक्ता, भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि जो प्रवक्ता है कुत्तों की तरह भौंकते हुए नजर आते हैं। इतना घटिया लेवल पर, इतना घटिया लेवल। और खास बात यह कि जिस तरीके से लोग बहस कर रहे होते हैं, लॉजिकलेस बहस होती है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि तेरे वाला क्या, तू अपने एक बारे में बता। अरे तुमसे सवाल पूछा गया, तुम भी, और तुम दोनों अगर बराबर हो तो इसका मतलब दोनों बेशरम हो। अगला,
इसके अंदर सबसे बड़ी बात, हाँ, इसमें पेशेंस के साथ सोशल मीडिया की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि र्यूमर्स को ट्रेस करने का आपके पास कोई साधन नहीं है। और सेक्युलर, और सबसे बड़ी बात, ये सारा जो ड्रामा है ये सेक्युलर पॉलिटिक्स का है। और सेक्युलरिज्म के ड्रामे के ऊपर मैं पिछली बार एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से सेक्युलरिज्म ने पूरे के पूरे देश को बर्बाद किया हुआ है और लोगों के अंदर एक माइंडसेट बना रखा है कि धर्म पहले है, देश बाद में। और इस सेक्युलरिज्म ने ही जब धर्म को पहले रख दिया, जो कि सूडो सेक्युलरिज्म है, उसी के चलते ये लोग कभी ना तो पुलिस से डर रहे, ना किसी और सिस्टम से डर रहे, और भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होकर लोगों को, दूसरे को मारने की फिराक में हमेशा लगे रहते हैं। और इन्हें भड़काने का काम टीवी डिबेट में बैठे हुए ये लोग कर रहे होते हैं। अब सवाल मेरा इन दंगाइयों से, इन आतंकवादियों से है जो इस समय पर बेंगलुरु की मुस्लिम भीड़ में है। यार, आपके जो नेता हैं, आप अपनी गिरबान में एक बार झांक कर देखिएगा, आप अपनी गिरबान में झांक कर देखिएगा, जिस तरीके से भीड़, आपकी इस भीड़ ने किसी का घर तोड़ा, आगजनी की, तोड़फोड़ करी, पथराव किया, क्या आप, किस मुंह से आप अखलाक के हत्यारों के बारे में कुछ गलत कह सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं? किस मुंह से आप तबरेज़ के हत्यारों की आलोचना कर सकते हैं? किस मुंह से आप दिल्ली के दंगों के ऊपर सवालिया निशान लगा सकते हैं, या गोधरा के दंगों के ऊपर सवालिया निशान लगा सकते हैं? भाई, जहां हम ये मानकर चल रहे हैं कि चलो ठीक है, यहां हम मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हुए, किस मुंह से हम, या किस आधार पर हम उस दिल्ली में दंगा करने वालों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं? अगर आप सही हैं तो, अगर ये बेंगलोर के अंदर दंगा करने वाले सही हैं, तो इसका मतलब ये है, इनकी नज़र में अगर ये सही हैं, तो उनकी नज़र में वो भी ठीक है। क्योंकि ना तो आपको कानून व्यवस्था और व्यवस्था पर और अन्य व्यवस्थाओं पर भरोसा, ना ही उनको किसी कानून व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था पर भरोसा। दोनों के दोनों अपनी जगह पर ठीक है, और दोनों के दोनों अपने धर्म के लिए दूसरे को मारकाट मचाते हुए देर नहीं लगा रहे। इसका आउटकम क्या है? तालिबान, ISIS। आउटकम क्यों? क्योंकि असलियत में होता क्या है, ये जो दंगाई होते हैं, ये जानबूझकर जो कानून व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं, ताकि इनकी चले और इनके नेताओं की चले। जब इनके नेताओं की चलती है, तो यहीं से तालिबान रूल का, क्योंकि वो कानून को तो मानते नहीं है, ना किसी पुलिस व्यवस्था को मानते, तो तालिबान रूल की तरफ ये लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि लोकल गुंडे जो हैं, जो लोकल गुंडे होते हैं, लोकल गुंडे, वो असलियत में अपने आप को बॉस बना लेते हैं। जैसे तालिबान या ISIS में यही हुआ था। तुरंत इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, खड़े खड़े किसी को गोली मार दी, फांसी पर चढ़ा दिया। ये लोग भी तो यही कर रहे हैं, चाहे वो तबरेज़ आलम को मारने वाले लोग हुए, चाहे वो अखलाक को मारने वाले लोग हुए, चाहे वो बेंगलोर के अंदर हिंसा करने वाले लोग हुए। तीनों का जाति एक ही है, तीनों का धर्म एक ही है। ये लोग दंगाई हैं, ये लोग हिंसक जानवर हैं, ये लोग व्यवस्था में, कानून में भरोसा नहीं रखते हैं। हिंसक जाहिल अनपढ़ गवारों की फौज से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, जो 100 रुपए के लिए इनका ईमान बिकता हुआ नजर आ जाए। इन्हें पता नहीं है किसी धर्म को मानने वाले हैं या नहीं, ये पता नहीं है कि किसी धर्म के हैं भी या नहीं, लेकिन इन्हें बस मारने से मतलब है। इनकी भावनाएं चलती हैं, गाय हमारी माता है, ये मानने को तैयार हैं। और ठीक है यार, आपकी अगर भावना है, ठीक है, अगर आपकी ये भावना है कि ठीक है पैगंबर साहब की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, तो भावना अगर आपकी है तो भावना दूसरे की भी है। आप उसकी का सम्मान कर लो, वो तुम्हारी भावना का सम्मान कर लेगा। ऐसे मामलों में अगर आप, बेंगलुरु की हिंसा ठीक है और बेंगलुरु की हिंसा का समर्थन करने वाले लोग ठीक हैं, बेंगलुरु हिंसा के समर्थन करने वाले लोग ये मानते हैं कि बेंगलोर की हिंसा ठीक हुई, तो दोस्तों इसका मतलब तो ये बाबरी ढहाने वाले भी ठीक थे। इसका मतलब तो ये है कि ये क्या नाम है, अखलाक को गौ हत्या के नाम पर, या गौ रक्षकों की जो फौज है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? असलियत में आप खुद गलत हैं जो दंगा कर रहे हैं, या 1% भी आप हिंसा करने वाले के साथ खड़े हुए हैं। ये सबका, जिनका, चाहे मैंने हिंदू पक्षकारों का नाम लिया, चाहे मुस्लिम पक्षकारों का नाम लिया, इन सब के साथ एक समस्या है कि ये सारे के सारे दंगाई हैं। इनका किसी धर्म या धार्मिक भावना से लेना देना नहीं है। अगर ये पैगंबर के रक्षकों की अगर मैं बात करूं, जिनकी गुस्ताखी के नाम पर इन्होंने इतना ज़्यादा बलवा क्रिएट कर दिया, ये खुद भी इस्लाम को प्रॉपरली नहीं मानते होंगे। आधे से ज़्यादा इनमें शराबी होंगे, स्मैकिया होंगे, चरसी होंगे। प्योर मुस्लिम तो ये भी नहीं होंगे। प्योर तो ये लड़के मिलते हुए नजर आएंगे जिनको पता है कि इस्लाम क्या है, दूसरों की रक्षा कैसे करी जाती है। असली हिंदुस्तानी तो ये लड़के हैं जिन्होंने सर्वधर्म संभाव की एक पहचान बताई। टोपी पहन के बाहर खड़े हुए हैं हिंदू मंदिर की रक्षा करने के लिए। असली धर्म तो ये है।
ये धर्म थोड़ा ना है कि आप शाम को शराब पी रहे हैं और उसके बाद किसी जीव की हत्या करके खा रहे हैं और उसके बाद अपने आप को सच्चा कहने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो 5 वक्त का नमाज भी ढंग से ना पढ़ रहे हो। और यही हाल गौ रक्षकों की। जितने गौ रक्षक हैं, क्या ये ठीक है? नहीं। ये लोग सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर लड़ना जानते हैं, लेकिन इनसे अगर पूछ लिया जाए क्या ये अपने घर में एक गाय पाल सकते हैं, तो नहीं। और ज़्यादा बड़ा अगर गोरक्षक अपने आप को कहने वाला होगा तो उसने अगर 20-30-50 गायें पाल भी रखी होंगी तो गायें भूखी मर रही होंगी और गायों के नाम पे आया हुआ दान इनके घर भर रहा होगा। देखा है ऐसे? आए दिन कितनी खबरें आती हैं कि किसी गौशाला के अंदर 150 गायें मर गई, किसी में 500 गायें मर गई। क्यों मर गई? और भूखे मर गई। और ये गोरक्षक ही हैं। गायों के नाम पर इन्होंने बेईमानी करनी होती है इनका। ये क्योंकि दंगाई है, ये समाज का खून चूसने वाले जोंक हैं। ये समाज के लिए वायरस लोग हैं जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। और इनके पीछे खड़े हुए जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये उस पॉलिटिक्स को कहीं ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। सवाल इस आम आदमी का है कि आपके लिए हीरो कौन है? धर्म के नाम पे दंगा करने वाले वो जिन्होंने 3 लोग मरवा दिए, 200 गाड़ियाँ फूंक दी, पूरा शहर के अंदर धारा 144 लगा दी, पैनिक क्रिएट हो गया, दुश्मनी मोल ले ली। या फिर ये लड़के जिनकी तरफ दुनिया में बहुत ही कम लोग ध्यान दे रहे हैं, यंग वंस, जिन्होंने मंदिर बचाया और एक पहचान दिलाई इस्लाम को कि हाँ, वो भी शांतिपूर्ण कार्य कर सकता है। और यही काम हिंदुओं के साथ है, क्योंकि दिल्ली दंगों में ऐसे 1000 एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए जिसके अंदर मुस्लिम परिवारों को हिंदुओं ने बचाया। ऐसे ही उदाहरण आपको गुजरात में भी मिलेंगे। तो सवाल यह है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आप हीरो किसे मान रहे हैं? आप समर्थन किसे दे रहे हैं? जिसे आप हीरो मान रहे हैं, जिसे आप समर्थन दे रहे हैं, जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, वही वैसा ही देश आपको आगे मिलने जाने वाला है। अगर आपको ये दंगाई हीरो लग रहे हैं, किसी भी तरीके की हिंसा करने वाले व्यक्ति अगर आपको हीरो लग रहे हैं, तो हो सकता है अगला दंगे का शिकार आपके घर का कोई व्यक्ति हो। और सामने वाले को फिर आरोप ये मत लगाइएगा कि वो दूसरे धर्म का है। आरोप ये लगाइएगा कि ये एक उस धर्म के व्यक्ति ने मारा जिसका धर्म ही हिंसा करना है, जिसका धर्म ही दंगे करना है। और ये लोग अपने धर्म के लोगों को भी नहीं छोड़ते। जिसे दंगाई करना है और उसे पुलिस से भिड़ने और उससे एडजस्ट करने की एक आदत पड़ गई है, वो दूसरे इलाकों, अपने घरों के अंदर भी ऐसा करता है, अपने मोहल्ले में भी ऐसा करता है, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, हर जगह ऐसा करता है। ये वो सबको परेशान किए रखता है, क्योंकि वो वायरस है। ये दंगाई वायरस है आपके देश का। आपके देश को बॉर्डर पे ज़रूरत है, आपके देश को अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन ये दंगाई किसी भी तरीके की टीका या टोपी पहनकर या टीका लगाकर या टोपी पहनकर जब भी खड़े होते हैं, ये धर्म को बदनाम करने के लिए तुले हुए होते हैं। और मजे की बात ये, इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि इनमें धर्म क्या है। देश कैसा बनाना चाहते हो, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको हीरो मानते हो। और ये जो दंगाई हैं, ये उस देश की पूरी, उस धर्म की पूरी शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति और सब चीज़ों के ऊपर सवालिया निशान लगवा देते हैं। और उससे बुरे गंदे लोग ये पॉलिटिशियंस हैं जो अपने अपने पक्ष के लोगों के लिए लड़ मर के तैयार खड़े होकर सिर्फ अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। अब आप सोचिए आपने अपना देश कैसा बनाना है? दंगाइयों से भरा हुआ, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में आपस में एक दूसरे लड़ रहे होंगे, या एक ऐसा देश जिसमें सर्वधर्म संभाव हो, हर धर्म को हम सम्मान के नज़र से देखें, सब कुछ सर्वधर्म जिसे कहते हैं कि अपमान ना हो, पर धर्म अपमान ना हो। पर धर्म अपमान का देश हमें नहीं चाहिए, सर्वधर्म संभाव का देश चाहिए। और सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बकवास हैं। और सेक्युलरिज्म भारत में अपने आप में एक बकवास है। धन्यवाद।